हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। जेनेटिक्स में हम काफ़ी पोर्शन आपका डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमारे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर थे उसको हमने डिस्कस किया था। डीएनए आरएनए डिफरेंट टाइप्स के, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या होते हैं, हम ये सब डिस्कस कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। तो स्टूडेंट्स सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल में क्या होता है, सेल जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, यानी कि सेल जो है अपने नंबर को बढ़ाती है और बढ़ाने के बाद एक पूरी प्रॉपर साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमें 2 डॉटर सेल मिलती है। और सेल डिवीज़न में क्या होता है, सेल अपने आप को डिवाइड कर लेती है, यानी कि सेल का विभाजन, यानी कि बट जाती है सेल। तो स्टूडेंट्स सेल साइकिल को हम इस डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। इस सर्कुलर डायग्राम में दिखाया गया है कि सेल किस तरीके से कौन कौन सी फेज़ से होकर गुजरती है और किस तरीके से सेल जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करती है। तो स्टूडेंट्स सेल साइकिल जो है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, एक है इंटरफेज़ और एक है एम फेज़। तो स्टूडेंट्स सेल साइकिल में क्या होता है, इंटरफेज़ जो होता है वो मैक्सिमम टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू एम फेज़। तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि इंटरफेज़ जो है वो मैक्सिमम एरिया में है और जो आपका एम फेज़ है वो 1/4 में है। तो स्टूडेंट्स जो इंटरफेज़ होती है उसमें होता क्या है, ये एक्चुअल में एक रेस्टिंग प्रोसेस होता है सेल का, मतलब इस टाइम पे सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवाइड करने के लिए। स्टूडेंट्स जो इंटरफेज़ होती है वो भी 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी? G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। तो G2 फेज़ के बाद सेल जो है वो कहाँ पहुँच जाती है, एम फेज़ के अंदर, और एम फेज़ में ही सेल का डिवीज़न होता है। एक्चुअल में जो डिवीज़न होता है वो एम फेज़ के अंदर होता है। और सेल डिवीज़न होने के बाद हमें जो सेल है वो अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलती है, जैसे कि आपका मेटाफेज़, एनाफेज़, प्रोफेज़ और टीलोफेज़। और टीलोफेज़ से होकर सेल जो है वो हमें 2 डॉटर सेल के रूप में मिलती है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज़ के G1 फेज़ से। तो स्टूडेंट्स G1 फेज़ को हम गैप 1 फेज़ भी कहते हैं। गैप 1 फेज़ में होता क्या है, जो सेल होती है वो लिपिड का, प्रोटीन का और आरएनए का सिंथेसाइज करती है, मतलब इनके नंबर को इंक्रीज़ करती है। किस लिए? डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जितना भी रॉ मटेरियल होता है उन सब का जो नंबर इंक्रीज़ होता है, यानी कि उन सब के अंदर जो नंबर बढ़ते हैं वो कहाँ पर इंक्रीज़ होते हैं, G1 या फिर गैप 1 फेज़ में। और किसके लिए? डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स G1 फेज़ में रॉ मटेरियल इंक्रीज़ होने के बाद जो सेल होती है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रेडी हो जाती है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सेल रेडी होती है उस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, एस फेज़ बोलते हैं। और एस फेज़ में क्या होता है, तो स्टूडेंट्स एस फेज़ को हम सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स सेल्स के अंदर जो डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है उस सेल से में डीएनए जो प्रेजेंट है उस सेल की कॉपी बनाई जा रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डीएनए का सिंथेसाइज्ड हो रहा है, मतलब कॉपी बनाई जा रही है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। इसीलिए हम एस फेज़ को सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स एस फेज़ में सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन होने के बाद जो सेल होती है वो G2 फेज़ में आ जाती है, और G2 फेज़ को हम गैप 2 फेज़ भी कहते हैं। इसमें क्या करती है सेल, अपने अंदर के प्रोटीन को, लिपिड को और आरएनए के सिंथेसाइज्ड को दोबारा से इंक्रीज़ करती है, मतलब अपने अंदर एटीपी का, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। और एक चीज़ और होती है, यहाँ पर एक स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनके फॉर्मेशन के लिए ट्यूबुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स G2 फेज़ में क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन बोलते हैं। ट्यूबुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है उससे क्या होता है, उसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, और जो ये स्पिंडल फाइबर होते हैं ये आगे जाकर क्रोमोसोम्स को बंटने में, यानी कि उसके सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं।
तो स्टूडेंट्स G2 फेज में सेल जो होती है वो अपने अंदर बहुत सारी प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अमाउंट में ATP का फॉर्मेशन कर लेती है। फॉर्मेशन करने के बाद वो रेडी होती है M फेज़ में जाने के लिए। तो जैसे जैसे जो सेल होती है वो G2 फेज़ से M फेज़ में जाएगी, वैसे वैसे सेल जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगी। तो स्टूडेंट्स M फेज़ को हम क्या बोलते हैं? डिवीज़न फेज़ बोलते हैं। और जो ये M फेज़ होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि 2 फेजेज़ होती हैं इसकी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें क्या होता है? उसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। तो स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फॉर्मेशन होता है ये 4 फेज़ में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी? प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। और टीलोफेज़ में जब सेल आ जाती है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? जो सेल होती है उसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाता है? रो बनना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में बन जाती है और उसके अंदर इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये सब कहाँ होता है? M फेज़ में। तो स्टूडेंट्स सेल साइकिल में हमने क्या समझा कि जो सेल होती है वो G1 फेज़ में अपने अंदर के प्रोटीन को, लिपिड को क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। उसके बाद जो सेल होती है वो S फेज़ में आती है। S फेज़ में DNA का रेप्लिकेशन होता है। और फर्दर G2 फेज़ में जो सेल होती है वो अपने अंदर प्रोटीन का और ATP का फॉर्मेशन करती है, यानी कि एनर्जी लेती है। फिर उसके बाद सेल जो होती है वो M फेज़ में आती है। M फेज़ में क्या होता है? फर्स्ट जो होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। तो हमें एक सेल से क्या मिल जाती है? 2 डॉटर सेल मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सेल साइकिल जो है वो समझ आ गई होगी। सेल साइकिल में आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी, Z0 फेज़ या फिर Z0 फेज़ इसको बोला जाता है। और इन दोनों के अलावा एक नाम और है इसका, क्यूसेंट फेज़। तो इस क्यूसेंट फेज़ में क्या होता है? Z0 फेज़ में क्या होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म होती है सेल की। स्टूडेंट्स इस फेज़ में क्या होता है? जो सेल होती है वो G1 फेज़ में एंटर करती है और एंटर करने के बाद अपने अंदर के रॉ मटेरियल को इंक्रीज़ करती है। अपने अंदर के रॉ मटेरियल को इंक्रीज़ करने के बाद वो जो सेल होती है वो S फेज़ में एंटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसको डिवीज़न नहीं करना होता और G1 फेज़ के हाफ से ही अपने आप को इनएक्टिव कर लेती है। और जब ये अपने आप को इनएक्टिव कर लेती है तो इसका मतलब ये है कि ये आगे की जो सेल साइकिल है उसको कंप्लीट नहीं करेगी। तो इसीलिए इसको Z0 फेज़ या फिर G0 फेज़ या फिर क्यूसेंट फेज़ भी बोला जाता है। और जो सेल डिवाइड ना करे उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो सेल होती हैं ये इनएक्टिव नहीं होती। मतलब ये जो इनएक्टिव का यहाँ पर टर्म यूज़ की गई है इसका मतलब ये नहीं है कि ये दैट होती है, नहीं। ये जो सेल होती हैं ये अपने आप को खुद से इनएक्टिव करती हैं और जब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये अपने आप को दोबारा से एक्टिव कर लेती है और जो सेल साइकिल का पूरा प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कर लेती है। फ्रेंड्स जब सेल को रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो अपने आप को इनएक्टिव कर लेती है और इनएक्टिव करने के बाद Z0 फेज़ में या फिर Z0 फेज़ में चली जाती है। तो जब ये इनएक्टिव हो जाती है सेल, हमने उसको वहाँ एक टर्म दी थी क्या? डिफरेंशिएटेड। मतलब जब रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो अपने आप को इनएक्टिव कर लेती है और टर्म क्या यूज़ की थी? डिफरेंशिएटेड। तो जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं ये जब अपने आप को दोबारा से एक्टिव करती हैं तो वहाँ पर हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? डी डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है। और जब ये डी डिफरेंशिएटेड जो सेल होती हैं ये दोबारा से इनएक्टिव हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? री डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको डी डिफरेंशिएटेड, री डिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड में जो टर्म्स हैं उनका सबको पता होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स जो आज आपका लेक्चर है सेल साइकिल का और सेल डिवीज़न का वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।